आपने जब इस इंडस्ट्री को चूज़ किया तो बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। मेरा जर्नी, मेरा पूरा चाइल्डहुड मैंने दंश झेला है गर्ल चाइल्ड होने का। एंड द रीज़न वाज दैट वी वर 3 sisters, we didn't had any brother। अब जब मैच्योरिटी आ जाती है तब हम पीछे देखते हैं, हमें समाज समझ में आता है। जैसे आपने कहा कि कुछ सब्जेक्ट्स ही थे जो आपको बोला गया कि लीजिए, तो फाइनेंशियल टर्म्स में आपको लगता है नहीं ये ठीक नहीं कर पाएगी, तुमसे कहाँ चॉइस आई कि या तो आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हो या आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो। और मैंने पहली बार कंप्यूटर देखा, मुझे लगा यार यही चाहिए लाइफ में, बस कुछ नहीं चाहिए। और जहाँ पे मैं पढ़ रही थी मुझे वहीं से जॉब ऑफर आ गया। उन्हें पता है कैसा फील होता था कि अरे लड़कियाँ हैं, लड़कियाँ क्या करके भी, कभी कभी तो हंस के बोल भी देते थे कि तुम चाहे कितने भी गेट्स बना लो, सर्किट्स बना लो, घर पे जाके तुम्हें खाना ही बनाना है। अब एक तो टीचर, वो भी इतनी छोटी सी टीचर। शब्द कॉल सेंटर ना आधे लोगों को समझ ही नहीं आता था। तो जो गर्ल्स कॉल सेंटर्स में काम करती थी उनके लिए समाज का नजरिया बिल्कुल डिफरेंट था। एक वक्त तक मुझे इस बात का बहुत गुस्सा रहा मन में कि यत्र नारेस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है खास बात सिमरन के साथ के इस बहुत ही बेहतरीन एपिसोड में। दोस्तों, आज हम बना रहे हैं इंटरनेशनल वुमेन्स डे एंड आई एम वेरी हैप्पी कि मुझे ये मौका मिल रहा है टू बी शेयरिंग दिस स्टेज एक ऐसी एम्पावर्ड वुमेन के साथ। हम सब जानते हैं कि महिलाओं को अपॉर्चुनिटी की वेट करने की ज़रूरत नहीं होती क्योंकि वो उनको खुद ही क्रिएट करती हैं। और आज मेरे बीच में ऐसी ही एक महिला है जिनकी कहानी आपका दिल दहला देगी। जी हाँ दोस्तों, बचपन से ही कैसे उन्होंने अपनी बीइंग अ वुमेन, एक गर्ल चाइल्ड होने की, जो हमें तो सौभाग्य लगता है लेकिन कभी कभी हमारे परिवार में उसको नहीं अच्छे से एक्सेप्ट किया जाता। जी हाँ, इसी तरह की कुछ ऐसी कहानी है, लेकिन किस तरह से उन्होंने अपनी जर्नी में कितनी और विमेन को एम्पावर किया है, आज हम ये सब जानेंगे इस खास बात। तो हर एक बात को बहुत ध्यान से सुनिएगा बिकॉज आपके दिल के पास होगी। मैं स्वागत करना चाहती हूँ मेरी बहुत ही प्यारी गेस्ट यहाँ पे रुचि राठौड़ जी, जो कि फाउंडर हैं पेयोमैटिक्स की। बहुत कुछ कर चुकी हैं आप। यू आर जस्ट नॉट अ फाउंडर, यू आर सो मच एंड व्हाट एन एम्पावर्ड वुमेन। आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी हियर एंड गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी कि मैं शेयर कर सकूं अपना जर्नी और एम्पावर्ड वुमेन को। सो थैंक यू सो मच। सो मैं शुरुआत करना चाहूँगी रुचि जी। बैक स्टेज बहुत सारी बातें मैंने आपसे करी और आपकी कहानी मेरे दिल के बहुत करीब रही। लाइक आई एम रियली टच्ड कैसे आपने शुरू किया। तो यहाँ तो शुरुआत सबसे पहले जानना चाहती हूँ कि एज अ वुमेन, एज अ गर्ल चाइल्ड, जो आपने अपने जीवन में स्ट्रगल्स देखे, उन स्ट्रगल्स से जब आप उभरे और आज आप इस मुकाम पे हैं, उनकी आप झलकी हमारे पूरे व्यूअर्स को बताएं। ओके, सो मेरा जर्नी, मेरा पूरा चाइल्डहुड मैंने दंश झेला है गर्ल चाइल्ड होने का। एंड द रीज़न वाज दैट वी वर 3 sisters, we didn't had any brother। तो मेरी जो माँ थी, देखिए हम लोग छोटे होते हैं, हमें तो नहीं समझ में आता बेटी बेटा क्या है, लेकिन समाज वैसा ही होता है। और आज से 50 साल पहले तो कैसा था, हम लोग राजपूत फैमिली हैं, तो मेरी माँ ने उस दंश को ज़्यादा झेला। तो पहली बेटी हुई तो फिर ये हुआ कि चलो अगला बेटा हो जाएगा, फिर अगली भी बेटी हो गई, फिर किसी ने बोला कि पूजा पाठ और बहुत सारी चीज़ें, फिर उन्हें उम्मीद जागी कि नेक्स्ट टाइम बेटा होगा, थर्ड टाइम भी बेटी हो गई। मेरी माँ लिटरली डिप्रेशन में चली गई थी। और जीवन भर सच्चाई ये है कि जो मातृत्व का सुख भोगना चाहिए किसी औरत को, जो खुशी मिलती है माँ बनने से, वो खुशी शायद वो ले ही नहीं पाई। आज जब मैं पीछे देखती हूँ, एक वक्त तक मुझे इस बात का बहुत गुस्सा रहा मन में कि उन्होंने क्यों नहीं बेटियों को प्यार किया, क्यों हमेशा बेटा बेटा करती रही। अब जब मैच्योरिटी आ जाती है तब हम पीछे देखते हैं, हमें समाज समझ में आता है। वो समाज जिस तरीके का बिहेवियर आपके साथ कर रहा होता है, वो अब एज अ वुमेन, सी आई डोंट सी हर एज अ मदर। मैं एक औरत दूसरी औरत की स्थिति देख रही है, 4 लोग उसको जो भी जहाँ पे भी जा रही हैं, अरे ये वही है जिनकी 3 लड़कियाँ हैं, अरे ये वही है इनका लड़का नहीं है। कोई उन्हें आशीर्वाद भी दे रहा था, अरे कितना अच्छा होता अगर तुम्हारे लड़का हो जाता था। तो हर वक्त उन्हें वो एहसास दिलाया जाता था। उस एहसास की वजह से उनके अंदर की जो ममता जो बेटियों के प्रति होनी चाहिए थी, वो कभी जाग नहीं पाई।
हमेशा बेटियां देख के उनके अंदर ये एहसास होता था कि बेटा नहीं है मुझे, और जीवन भर उस बेटे ना होने के कारण बेटी होने का जो सुख है वो उन्हें मिला ही नहीं। और वो ना मिलने का इम्पैक्ट किस पे पड़ा? बेटियों पे पड़ा। वैसे तो तीनों ही बेटियों पे पड़ा, लेकिन कुछ बच्चे जो है ना वो डिफरेंट होते हैं, और मैं वो डिफरेंट बच्चा थी, और मैं आज भी डिफरेंट हूँ एक्चुअली, एंड दैट आई अंडरस्टैंड। बट अब मैं पीछे मुड़ के देखती हूँ, मैं सोचती हूँ कि अच्छा वो जो 5 साल की रुचि थी, तो 5 साल का जो बच्चा होता है वो अफेक्ट नहीं होता इन सब चीज़ों से, लेकिन मैं आज जब पीछे मुड़ के देखती हूँ तो वो 5 साल की रुचि अफेक्ट होती थी। तो रीज़न था कि शायद मैं ज़्यादा सेंसिटिव चाइल्ड थी, शायद मैं इमोशनली मेंटली ज़्यादा मैच्योर्ड थी। तो उसी उम्र की जो मेरी बहनें थी जब, तो उन पे उन चीज़ों का अफेक्ट नहीं होता था, इनफैक्ट उन्हें वो चीज़ें याद भी नहीं हैं। आज जब मैं उनसे पूछती हूँ कि तुम्हें याद है ऐसा हुआ था, उनको याद भी नहीं है, बट मुझे एक एक घटना याद है, मुझे एक एक चीज़ें जो होती थी, इवन जो माँ के साथ होती थी, और फिर उनका इम्पैक्ट जो हमारे ऊपर पड़ता था वो याद रहता है। मैं एक छोटा सा इंसिडेंट बताती हूँ। तो हम जिनके यहाँ पे किराए पे रहते थे, उनका बेटा था, बेटे थे इनफैक्ट। तो रक्षाबंधन आता है तो हमें इतना पता था कि रक्षाबंधन को बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं। अब मेरे पास तो भाई नहीं था, लेकिन अब त्यौहार का, छोटा बच्चा है, मैं मुश्किल से 6 साल की थी, तो छोटे बच्चों को तो मतलब त्यौहार है तो यार मैं, मेरे को भी। तो वो जो बच्चा था, मैंने उसको जाके बोला, मतलब मैं नाम नहीं बयान में, मैंने उसको जाके बोला कि अभी रक्षाबंधन आ रहा है, मैं तुम्हें राखी बांध दूँ। अब वो बच्चा 4 साढ़े 4 साल का, मैं 6 साल की। उनकी मम्मी ने सुन लिया होगा, उन्होंने आके मेरी मदर से कहा कि आपको पता है रुचि ना ऐसे बोल रही थी। अब इसमें कोई बुरी बात नहीं है, कोई पाप नहीं किया मैंने, लेकिन मेरी माँ को वह एहसास हुआ और उनको अपनी कमी का एहसास हुआ एक्चुअली, एंड इन फ्रस्ट्रेशन शी कॉल्ड मी, और उन्होंने मेरी पिटाई लगाई, ठीक है, कि तुमने ऐसे क्यों बोला। अब मैं, चलो मार पड़ गई, सब कुछ हो गया, ऑल गुड, पर मैं बाद में बैठ के सोच रही हूँ कि यार मैंने मतलब किया क्या है कोई मुझे बताए तो सही कि इसमें मैंने गलत ऐसा क्या किया। ऐसे नहीं बोलना होता है क्या किसी से? अच्छा नहीं बोलना होता है तो क्यों नहीं बोलना होता है? अब 1000 क्वेश्चंस उस छोटे से बच्चे के दिमाग में आ गए, और वो क्वेश्चंस कहीं ना कहीं आपके बैठ गए दिमाग में। हर बार जब रक्षाबंधन आएगा तो वो क्वेश्चंस आपके दिमाग में आ रहे हैं कि मैंने क्या गलत किया था। Now these things actually impact the mental state of a child, और वही चाइल्ड भी तो एडल्ट बनता है ना, वही मेंटल स्टेट आपके जीवन को आगे रास्ता दिखाती है। आप एज अ पर्सनालिटी कैसे डेवलप करते हो, ये छोटी छोटी घटनाएं होती हैं। तो वो बचपन से कि लड़की होने की वजह से कहाँ कहाँ आपको प्रॉब्लम्स आती हैं, वेदर इट्स इन योर स्कूल और इन योर सोसाइटी, इन योर फैमिली। किस तरीके से आप रात को, शाम को ट्यूशन नहीं जा सकते क्योंकि आप लड़की हो, लड़का होता तो चला जाता मम्मी को, और उसमें उनकी गलती नहीं है, वो चला जाएगा क्योंकि मम्मी पापा को टेंशन नहीं होगी उसके वापस आने की कि कितनी देर में आ रहा है। लड़की हो तो आप नहीं जा सकते, क्योंकि आप नहीं जा सकते तो आपकी पढ़ाई हिंडर हुई, पढ़ाई हिंडर हुई तो आपके नेचुरली ग्रोथ में फ़र्क पड़ा। तो लड़कों की परसेंटेज तो वैसे ही बढ़ जाएगी क्योंकि उनको अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा मिल रही हैं सिंस देयर चाइल्डहुड, वेदर इट्स ट्यूशन और को करिकुलर एक्टिविटीज़ और मे बी एनीथिंग एल्स। अगर सब्जेक्ट्स की सिलेक्शन की बात आ रही है, लड़की उस ज़माने में, अभी तो बहुत चेंज हो गई है सोसाइटी, तो उस ज़माने में आप होम साइंस ले लो, आप हिस्ट्री ले लो, आप आर्ट्स ले लो, आपको तो यही करना है ना। लड़के होंगे तो आप इंजीनियर बनोगे, आप डॉक्टर बनोगे, आप ये बनोगे। सो व्हेन आई हैड टू चूज़ माय सब्जेक्ट्स, मैं क्लास 4 में थी, तो वहाँ पे चॉइस आई कि या तो आप कंप्यूटर साइंस ले सकते हो या आप इकोनॉमिक्स ले सकते हो। 4th में हमारे पास कंप्यूटर साइंस पहली बार शुरू हुआ था हमारे शहर में, और मैंने एक टेस्ट क्लास दी गई कि ये होता है कंप्यूटर, और मैंने पहली बार कंप्यूटर देखा, एंड इट वाज लाइक अ कॉलिंग फॉर मी। मुझे लगा यार यही चाहिए लाइफ में, बस कुछ नहीं चाहिए और। अब प्रॉब्लम ये थी कि वो कंप्यूटर साइंस अगर आपको पढ़ना है तो जो फीस लग रही थी उस सब्जेक्ट को लेने की, वो टोटल जितनी ट्यूशन थी फीस थी उसके बराबर थी। मेरे को 2 बच्चों की फ़ीस भरनी पड़ेगी फिर। एंड आई वाज लाइक कि मुझे अपने घर की स्थिति पता थी, मुझे पता था मेरे पेरेंट्स किस तरीके से चीज़ें मैनेज करते हैं, 3 बेटियों को पढ़ाना लिखाना, और उन्होंने पढ़ाई में कोई कसर नहीं रखी। वी वर स्टडिंग इन वन ऑफ द बेस्ट स्कूल्स। अब मैंने घर पे जाके पापा को बोला
मैंने कहा मुझे नहीं पढ़नी इकोनॉमिक्स मुझे तो कंप्यूटर साइंस ही चाहिए। तो फिर बोले कि तुम्हें चाहिए, मैं हाँ। बोले ले लो। तो मैंने कहा लेकिन उसकी फ़ीस एक्स्ट्रा पड़ती है। एंड उस टाइम पे ना कहते हैं ना ईश्वर किसी भी रूप में आपके सामने आता है, तो ईश्वर मेरे फादर के रूप में आया। और पापा ने बोला, और तुम्हें पता है मेरे पापा के पास स्कूटर भी नहीं था, वो साइकिल पे लेके आते थे स्कूल और छोड़ के आते थे, और वो साइकिल पे बिठा के मुझे चल रहे थे। क्लास 4 में मैं अपने आप से जाती नहीं थी, तो मुझे अभी भी बिल्कुल वो सीन याद है। और मैं साइकिल पे बैठी हूँ, पापा बोले अरे जो होगा देखा जाएगा, कर लेंगे मैनेज, तुम ले लो, तुम्हारी इच्छा है ना, तुम ले लो। और वो दिन था सिमरन, वो दिन ने मेरी लाइफ बदली है। आज मैं जो हूँ, उस दिन अगर उस इंसान ने नहीं बोला होता कि तुम ले लो, जो होगा देखेंगे, तो आज मैं यहाँ नहीं होती। सो देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग्स जो इम्पैक्ट किया। क्यों? क्योंकि तुम लड़की हो। तो अब जब मैं बड़ी हुई हूँ और अब जब मैं किसी को देखती हूँ उन्हीं सिचुएशंस में, तो मेरे आगे मेरी वो छोटी वाली रुचि आगे खड़ी हो जाती है। एंड वो मुझे प्रेरणा देती है कि देखो उस टाइम पे इस चीज़ में हेल्प अगर मिल जाती ना, तो आज हम कहाँ होते। तो अगर सामने वाले को ज़रूरत है और अगर मैंने वो हेल्प कर दी और अगर वो बढ़ गया वहाँ पे, तो इन सम और द अदर वे आई एम हीलिंग माई सेल्फ, माई इनर चाइल्ड। वो रुचि जो उस वक्त ये सोचा करती थी कि मैं लड़की हूँ तो मुझे क्यों नहीं अधिकार है, मैं क्यों नहीं जा सकती, मैं क्यों अगर किसी से बात भी कर लूँ तो मेरे ऊपर उंगली उठ जाती है, जबकि मुझे पता है मैं सही हूँ। क्यों लोगों के लड़के जो हैं वो लड़के फ्रेंड्स के साथ में गोलगप्पे खाते हुए सड़क पे चल सकते हैं, लेकिन क्यों मैं नहीं चल सकती? क्यों अगर मुझे मेरे किसी मेल क्लासमेट के साथ में सड़क पे चलते हुए भी कोई देख ले, तो मुझे ये डर रहेगा कि मेरे घर पे जाके बोल देगा तो मतलब बहुत बवाल हो जाएगा? क्यों लड़कों को ये है फैसिलिटी कि वो अपनी ज़िंदगी अपनी मर्ज़ी से जी सकते हैं? सो ऑल दीज क्वेश्चंस वो बैठ गए थे दिमाग में, और आज वही क्वेश्चंस हैं जो शायद मैं आंसर करने की कोशिश कर रही हूँ। दैट्स इट। रुचि जी, मैं आपको ऑनेस्टली बोलूँ तो आपके इंटायर जर्नी में मैंने बहुत सारी चीज़ें अपनी लाइफ से रिलेट करी। आपने कहा आप 3 बहनें और हम भी 3 बहनें हैं, और यहाँ पे जब आपके फादर ने आपको सपोर्ट किया तो हमारे फादर ने हमेशा हमेशा यही बोला कि मेरी 3 बेटियाँ नहीं, मेरे 3 बेटे हैं। और इसी पावर से आज मुझे लगता है कि हम तीनों बहनों ने अपनी अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सीखा है, एंड कितना कुछ मैंने आपकी ही लाइफ से भी सीखा है। यहाँ पे जो आपने बात करी वो एक छोटी रुचि की, इट रियली गेव मी गूज बम्स, क्योंकि वो आज भी जिंदा है आपके अंदर। वो पुरानी याद जो जिसने आपको टच किया था, और आज आप यहाँ पे हैं। और दोस्तों, मैं बताना चाहती हूँ कि नाउ शी इज़ अ फिनटेक लीडर, शी इज़ लीडिंग दिस इंडस्ट्री। बहुत बड़ी बात है, इस मुकाम पे आप पहुँच चुकी हैं, एंड ऑफ कोर्स आपने पूरा श्रेय अपने डैड को दिया, ऑल हैट्स ऑफ टू हिम। यहाँ पे आप इस मुकाम पे आ चुकी हैं जहाँ पे आप इतने सारे लोगों को, नाउ पीपल आर वर्किंग अंडर यू, राइट। लेकिन एक महिला का फाइनेंशियल सेक्टर में होना भी आसान नहीं है मैम, बिकॉज यहाँ पे ना देखा जाता है कि अरे मैथ्स, जैसे आपने कहा कि कुछ सब्जेक्ट्स ही थे जो आपको बोला गया कि लीजिए, तो फाइनेंशियल टर्म्स में आपको लगता है अरे नहीं ये ठीक नहीं कर पाएगी, तुमसे कहाँ ठीक से हिसाब होगा या तुम कैसे संभाल पाओगी। तो जब आप इस सेक्टर में आए और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में आपने जब इस इंडस्ट्री को चूज़ किया, तो बहुत सारे चैलेंजेस आए होंगे। 100। आई वॉन्ट टू नो इट ऑल। सो बेसिकली कॉरपोरेट सेक्टर से भी पहले चैलेंजेस थे। तो हम लोग जब 10th में आते हैं तो सब्जेक्ट्स चूज़ करने की बात होती है। तो आई वॉज अ टोटली टेक पर्सन, और मुझे मेरा फेवरेट सब्जेक्ट फ़िज़िक्स। अब फिज़िक्स तो टोटली माना जाता है उस टाइम पे, तो बिल्कुल ही कि मतलब लड़के ही पढ़ेंगे। फिज़िक्स की क्लास में गिनती की लड़कियां होती थी, कोई 2-4, बहुत रेयर। अब फिज़िक्स है और फिज़िक्स के साथ मैथ्स है, तो उसमें स्कूल की क्लासेस से एक्चुअली पूरा नहीं हो पाता। वी नीड सम काइंड ऑफ गाइडेंस, कुछ ट्यूशन्स या कुछ भी एक्स्ट्रा। अब घर पे तो वो सपोर्ट नहीं मिल सकता था क्योंकि मेरे पेरेंट्स तो साइंस से नहीं थे। तो क्या हुआ कि स्कूल में मैं जितना कर सकती थी उतना मैंने किया, बट अगेन सपोर्ट की ज़रूरत थी। So my teachers, and I'll name them, there was Mr. Gogia and there was Mr. Ravi Sharma. मैं आगरा पढ़ती थी सेंट कॉन्वेंट स्कूल में। तो वो, उन्हें पता था कि इसमें पोटेंशियल तो है, और उन्हें ये भी पता था कि शी इज़ नॉट फाइनेंशियली
दैट स्ट्रॉन्ग कि पेरेंट्स ट्यूशन फ़ी या कुछ। तो दोनों टीचर्स ने ना मेरे फादर को अलग से बुलाया और मुझे बोला पापा पापा को बुला के लेके आना। मैंने सोचा पता नहीं मैंने क्या कर दिया है, ऐसे स्कूल में तो तभी बुलाते हैं, कुछ गलत कर दिया होगा। कोई बात नहीं, मैंने जाके बोलने कहा ऐसे ऐसे सर ने बुलाया है। एंड यू वोंट बिलीव बोथ द टीचर्स टॉक टू माई फादर। उन्होंने बोला कि देखे वी अंडरस्टैंड दैट यू कैन नॉट बेयर द ट्यूशन फ़ी और एनीथिंग, बट आई नो दैट दिस गर्ल हैज़ पोटेंशियल और हम चाहते हैं कि हम इसे गाइड करें, तो हम ट्यूशन्स देते हैं, घर पे बच्चे आते हैं, आप इसे भेजो, हम आपसे कुछ नहीं लेंगे। तो जर्नी वहाँ से शुरू हुई थी। देखो मेरा मानना है कि ज़िंदगी में जहाँ पे भी आपको हेल्प मिली है, चाहे वो छोटी सी क्यों ना हो, उन लोगों को उसका क्रेडिट मिलना चाहिए। और जब आप वो क्रेडिट देते हो ना, तो आप एक्चुअली वो ग्रैटिट्यूड फील करते हो, और वो ग्रैटिट्यूड जो है ना, वो आपके जीवन को बदल देता है। तो वो ग्रैटिट्यूड मेरे मन से तो कभी नहीं जाएगा उन दोनों टीचर्स के लिए, बिकॉज अगर वो ना होते ना तो वो फिज़िक्स मुझे तो समझ ही नहीं आती। फैक्ट ये है। तो फिज़िक्स, मैथ्स और केमिस्ट्री के मुझे वहाँ से ट्यूशन्स मिले। उसकी वजह से अच्छा इंटरेस्ट होता है किसी चीज़ में और फिर आपको गाइडेंस भी मिल जाए तो आप स्ट्रांग हो जाते हो। उसकी वजह से मेरी फ़िज़िक्स बहुत कमाल स्ट्रांग हो गई, मैथमेटिक्स एंड फिज़िक्स। देन व्हेन आई केम इनटू माय ग्रेजुएशन, तो मैंने दयालबाग यूनिवर्सिटी से करी थी, एंड देयर वाज अ डॉक्टर दास ओवर देयर, डॉक्टर वी.जी. दास, और वो प्रोफेसर हमारी फैकल्टी के हेड थे, एंड ही वाज टीचिंग अस डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स मेरा फेवरेट सब्जेक्ट हुआ करता था। बट अगेन देयर वाज अ प्रॉब्लम कि मैंने बीएससी के साथ साथ ही पीजीडी से एक प्राइवेट उससे ज्वाइन कर लिया था। तो मेनी टाइम्स इट हैपन्स कि मेरी क्लासेस मिस हो जाती थी, या मुझे पता ही नहीं होता था कि अच्छा टेस्ट होना है, क्योंकि वहाँ रेगुलर टेस्ट हुआ करते थे। एंड अगेन डॉक्टर वी.जी. दास बिकेम माई एंजल, माई गाइड एंजल। मतलब अगर टेस्ट होना होता था ना, वो उससे पहले मुझे, तब फ़ोन वोन तो चलते नहीं थे मोबाइल से, तो किसी बच्चे से कहलवा देते थे कि उसको बता देना कि इस टाइम पे ये वाले चैप्टर का टेस्ट है, उसको कर देना। एंड ही वाज लाइक कि तुम मतलब करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। सो आई डिड माई बीएससी एंड पीजी डिप्लोमा इन वन गो। उसके बाद जब मैंने एमएससी किया तो मुझे ना जहाँ पे मैं पढ़ रही थी मुझे वहीं से जॉब ऑफ़र आ गया कि तुम मतलब आ जाओ। अब दिक्कत ये कि भाई कॉलेज साथ में है तो कैसे करेंगे। अगेन द सेम प्रोफेसर एंड अदर प्रोफेसर्स ऑल्सो ओवर देयर, वो मेरे लिए मतलब बिल्कुल एकदम स्ट्रॉन्ग स्तंभ की तरह हो गए। तो अगर एक्स्ट्रा पढ़ाना है, नोट्स देने हैं, कुछ भी करना है, तो दे वर ऑलवेज देयर विद मी। तो एंड मज़े की बात, अब जैसे डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, तो पूरी क्लास में हम 3 लड़कियां थी, तो संघर्ष तो वहीं से ही शुरू हो गया था। बिकॉज जो मेल काउंटर पार्ट्स होते थे, मैं सीरियसली बता रही हूँ, अभी जो भी सुनेगा ना, तो मेरे ही क्लासमेट्स जो थे, उन्हें पता है कैसा फील होता था कि अरे तो लड़कियां हैं, लड़कियां क्या करके भी, कभी कभी तो हंस के बोल भी देते थे कि तुम चाहे कितने भी गेट्स बना लो, सर्किट्स बना लो, घर पे जाके तुम्हें खाना ही बनाना है कितना भी तुम यहाँ पे कर लो। फिर जब मैंने अपना कंप्यूटर्स पढ़ाना शुरू किया, तो मैं पढ़ाती थी बीटेक, एमसीए, मैं इग्नू में काउंसलर भी थी, मुझे वहाँ पे भी आई वाज चेकिंग क्वेश्चन पेपर्स फॉर इग्नू स्टूडेंट्स, अगेन एमसीए स्टूडेंट्स। तो मेरे जो स्टूडेंट्स पढ़ने, अभी मैं बीएससी में हूँ और मुझसे पढ़ने आ रहे हैं एमसीए के स्टूडेंट्स, राइट, एंड दे वर मोस्टली 99% बॉयज़। अब एक तो टीचर, वो भी इतनी छोटी सी टीचर और वो भी फिर लड़की टीचर। तो मुझे पता है कि वहाँ तो वो कुछ नहीं बोलते थे क्योंकि भाई मेरे को तो पढ़ाना था, लेकिन मुझे पता है पीछे से, बिकॉज मेरे उसमें आती थी कि मतलब वही जो लड़के बातें करते हैं जिस तरीके की, सो दे वर नॉट ऑलवेज टेकिंग सीरियसली। वाई? बिकॉज इट्स अ गर्ल। वो गर्ल की जगह पे अगर कोई लड़का होता तो हाँ वो टीचर है, वो प्रोफेसर है, वो पढ़ा रही है या पढ़ा रहा है, लेकिन लड़की है तो अरे यार टीचर क्या है मतलब वो एक वो टिपिकल वाला चीज़। फिर जब मैं प्रोफेशनल वर्ल्ड में आई, अब मैं कॉल्स, हमने स्टार्ट किया था बीपीओ से। अब एक तो तुम सोचो मतलब 25 साल पहले
तो शब्द कॉल सेंटर ना आधे लोगों को समझ ही नहीं आता था कि व्हाट इज़ अ कॉल सेंटर। दूसरी बात, कॉल सेंटर्स रात को चला करते थे क्योंकि यूके यूएस की टाइमिंग्स होती थी। तो जो गर्ल्स कॉल सेंटर्स में काम करती थी या उनसे किसी भी तरीके से कनेक्टेड थी, उनके लिए समाज का नज़रिया बिल्कुल डिफरेंट था। दे थॉट कि कैरेक्टर अच्छा नहीं होगा, कुछ तो होगी प्रॉब्लम, रात को घर से निकल रहे हैं, लड़कों से बात कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात कि सारे मतलब 100 में से 10 लड़कियां हैं तो 90 लड़के हैं, और 90 लड़के और 10 लड़कियां रात के समय एक ही बिल्डिंग में हैं। तो दैट वाज द काइंड ऑफ माइंडसेट, और उस माइंडसेट से लोगों को उबारना। और अच्छा, हम तो चलो समझा लें, चलो हमारा तो सर्कल वैसे ही, तो जो हमारे पेरेंट्स होते थे या जो इन लॉज होते थे, वो बेचारे समझा भी नहीं पाते थे कि मतलब क्या कर रहे हैं बच्चे हमारे। अब बेटा कर रहा है तो फिर भी समझ में आता है, बहू कर रही है, बहू कॉल सेंटर में काम करे, तो कॉल सेंटर में क्या होता है। अब उन्हें बेचारों को पता ही नहीं है कि कॉल सेंटर में क्या होता है। तो फिर वहाँ पे भी एक मतलब एक बायस काइंड ऑफ। अच्छा, उसके बाद में फिर मैं पेमेंट्स में आई। जब मैं पेमेंट्स में आई तो जो मेरे काउंटर पार्ट्स थे, पार्टनर्स हैं, क्लाइंट्स हैं, तो दे वर ऑलवेज लाइक, do you have somebody with you? Do you have a male counterpart with you? Do you have a boss? Who am I going to talk to when it comes to money, payments and so I said myself. एंड दे वर लाइक कि यार हम औरत से बात करेंगे पेमेंट्स लेने के लिए, मतलब ये तो उनको ऐसे। एक तो वेस्टर्नर्स जब होते हैं तो वो डिग्निटी पे भी बात बनाती है कि यार वी कैन नॉट टॉक यू नो इन अ लाउड वॉइस, वी कैन नॉट यूज स्वेयर वर्ड्स। जब वो मेल्स बात करते हैं तो वो कैसे भी करके बात, अब फीमेल से बात करनी पड़ेगी तो वो रखना पड़ेगा आपको एक स्टैंडर्ड। तो उन्हें ना बहुत अनकम्फर्टेबल महसूस होता था। So it took me years together, Simran, to actually make my place in this industry because of all those stereotypes. जहाँ पे ये सोचा जाता है कि यार टेक में लड़की नहीं हो सकती, फाइनेंस में लड़की नहीं हो सकती, फाइनेंशियल मैनेजमेंट तो ये माना जाता है कि लड़कियों को आता ही नहीं। लेकिन आप इस चीज़ को दूसरे तरीके से देखो। मेरा मानना है कि फाइनेंशियल मैनेजमेंट जितना लड़कियों को आता है ना, उतना तो मेल्स को कभी आ ही नहीं सकता। पुराने ज़माने से 100 साल पहले से मेल्स जो घर के खर्चे के लिए जो पैसे ला के औरतों को देते थे, औरतें उससे घर का खर्चा चला के उसके बाद पैसे बचा लेती थी, बच्चों को खिलौने भी दिलवा देती थी और अपने लिए साड़ी जेवर का इंतज़ाम भी कर लेती थी। वही पैसा अगर मेल्स के पास रहता तो कभी नहीं सेव हो सकता। और आज भी घरों में जो पैसा सेव होता है ना, वो होता है जो औरतों के पास में आता है। वो उसमें से अपने खर्चे निकाल के उसके बाद सेव। जब मोदी जी ने डीमोनेटाइजेशन करा था तो जितने पैसे बैंक में जमा हुए थे ना, वो औरतों के बैग्स में से निकले थे। दे एक्चुअली सेव दैट मनी। तो वो जो मैनेजमेंट है ना, अगर आप ध्यान से देखोगे तो औरतें जितना अच्छा मैनेजमेंट, फाइनेंशियल मैनेजमेंट करती हैं, आदमी नहीं कर पाते। लेकिन फिर स्टीरियोटाइप्स का आप कुछ कर नहीं सकते। अब स्टीरियोटाइप्स की जहाँ तक बात है तो वो इतनी ज़्यादा है कि तुम 90% घरों में देखना, मान लीजिए कि किसी को कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, तो फ्रॉम सीइंग द प्रॉपर्टी टू डिसाइडिंग कि कौन सी वाली खरीदनी है, वो पूरा फैसला आदमी करते हैं। औरतों को तो जब वो फाइनल हो जाता है कि भैया ये वाला ख़रीदा है घर, तब दिखाया जाता है इसमें रहना है। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं केवल गांव खेड़ों को या बी ग्रेड सिटीज़ की बात कर रही हूँ। मैंने बहुत अच्छे अच्छे घरों में देखा है कि जहाँ पे फाइनेंशियल फैसले लेने की बात आती है, वहाँ पे एक्चुअली लेडीज़ को कभी घर की जो औरतें होती हैं उन्हें पूछा ही नहीं जाता कि हम ऐसा करना चाह रहे हैं, तुम्हारा क्या सुझाव है। क्योंकि ये माना जाता है कि इनके सुझाव की कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि ये कभी सही सुझाव दे ही नहीं सकती। सो दिस इवन आई हैव गॉन थ्रू दैट। बट देन मैंने अपने घर में इस तरीके से चीज़ों को सेट किया कि अगेन एज आई सेड कि मेरे फादर बहुत बड़ा सपोर्ट रहे थे, मेरे हस्बैंड भी इस मामले में मेरे लिए बहुत बड़ा सपोर्ट रहे हैं। बिकॉज ही वॉज नॉट द काइंड ऑफ पर्सन कि मैं डिसीजन लूँगा। हमने जीवन का हर डिसीजन शादी के बाद एक साथ मिल के लिया। हमें कहाँ मूव करना है, हमें किस बिज़नेस में जाना है, हमें किस क्लाइंट के साथ काम करना है, हमें कौन सी किस दिशा में कंपनी को लेके जाना है, यहाँ तक कि एम्प्लॉयज़ के इंटरव्यूज़, कौन सी प्रॉपर्टीज़ खरीदनी है, कौन सी बेचनी है, कहाँ इन्वेस्ट करना है, वी वर ऑलवेज टुगेदर। और आज भी हम एक साथ ही करते हैं। तो दिस इज़ ऑल्सो अ ब्लेसिंग, आई थिंक। आई एम श्योर इट इज़ इंडीड अ ब्लेसिंग। और वही मैंने जब आपकी पूरी फिर से ये जर्नी सुनी है कि किस तरह से आपने जूझा
बीइंग अ वुमेन, आप किसी भी सेक्टर में हैं तो ऑफ कोर्स एक बात करी जाती है कि अरे तुम औरत हो, तुमसे नहीं हो पाएगा। और आज देखा जाए तो औरत क्या नहीं कर रही। और आपने बात करी मोदी जी की बात करी, तो हम कैसे मोदी जी की इस मुहिम को भूल सकते हैं जो कि ही इज़ रियली, अब तो आप देखिए कि ही इज़ वर्किंग ऑन इट, कि एम्पावरिंग नारी शक्ति। हमारे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी भी इस पे बहुत काम कर रहे हैं। तो मैं ये भी जानती हूँ कि आप भी स्किल्स डेवलपमेंट में बहुत काम कर रही हैं। काफ़ी महिलाओं के लिए आपने काफ़ी कुछ शुरू किया है फॉर देम टू अपनी एनहांस करें स्किल्स को, और ऑफ कोर्स वो सशक्त होएं, अपने आप में स्ट्रांग होएं और अपनी ज़िंदगी चला पाएं। तो वो क्या है और वो कैसे आप मैनेज करती हैं, वो बताएं। ओके, सी आई हैव सीन अगेन, ये रिलेट करता है मेरे चाइल्डहुड से ही, वहाँ से ही चीज़ें आती हैं जो आगे जाके आपको। तो जब मैं छोटी थी तो जैसे मैंने बोला कि ट्यूशन पढ़ने जाना है तो आप रात को नहीं जा सकते या शाम को नहीं जा सकते क्योंकि आप लड़की हो, आप कैसे वापस आओगे। इन जनरल अगर स्कूल के अलावा कोई कोर्स करवाना है तो लड़कों से फ़ौरन पूछा जाता था, या अभी भी पूछा जाता है कि ठीक है तुम क्या और करना चाहते हो, अच्छा तुम्हें कंप्यूटर क्लास करनी है, या अच्छा तुम्हें कुछ भी जो उनके प्रोफेशनल लाइफ में हेल्प करेगा। लड़कियों से क्या एक्सपेक्ट किया जाता था कि अच्छा स्कूल कर आए, चलो घर आ गए, अब शाम को ना ये काम तुम्हारे हिस्से का है। सो ऑल दोज हाउस शोज, कैसे किचन सेट करनी है, कैसे खाना बनाना है, कैसे वॉशिंग मशीन में कपड़े लगाने हैं, या पहले उस ज़माने में तो वॉशिंग मशीन्स भी नहीं होती थी, तो घर के जो भी काम है वो तो लड़कों, और ये ऐसा नहीं उस ज़माने में, अभी भी स्टीरियोटाइप्स हैं कि लड़कियों का ये हिस्सा है काम का और लड़कों का ये हिस्सा है काम का, और ये हर घर में होता है। देखो एक सिंपल सी चीज़, हस्बैंड वाइफ जॉब करके और घर वापस आ रहे हैं, और घर पे लेट्स से कि इन लॉज हैं, ठीक है। तो जब बहू ऑफिस से घर वापस आती है तो एक्सपेक्टेशन होती है कि अब वो किचन में जाएगी, चाय बनाएगी और हमें देगी। बिल्कुल। और जब बेटा ऑफिस से घर वापस आता है तो माँ उठती है, फट से किचन में जाती है, चाय बनाती है और बेटे को देती है। सी बिल्कुल सेम सिचुएशन में जो रेस्पॉन्स है वो चेंज हो जाता है, और वो बचपन से रहता है। तो मैंने ये देखा कि जब स्किल डेवलपमेंट की बात आती है तो लड़कों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं बट लड़कियों को नहीं मिलती। लड़कियों को बस वो स्कूल कर लिया, कॉलेज कर लिया, माइंड सेट ये होता है, उसके बाद शादी होगी। और इसमें देखो अगेन घर वालों की गलती नहीं है, हमारे समाज का ताना बाना इस तरीके से है कि भाई स्कूल कर लिया, कॉलेज कर लिया, एज हो जाती है 22, 23, 24, उसके बाद शादी होगी। मैंने देखा कि अगर स्किल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाए तो लड़कियां एक्चुअली लड़कों से बेटर परफॉर्म कर सकती हैं और करती हैं। कारण कि हम औरतों का ना दिमाग वायर्ड होता है बचपन से ही, हमें जिम्मेदारी लेना सिखाया जाता है। हम अपने से छोटे भाई बहनों की जिम्मेदारी लेते हैं, हम पापा आते हैं ऑफिस से फट से पानी का ग्लास देते हैं, हम मम्मी का काम में हाथ बटाते हैं, तो वो जिम्मेदारी लेना हमें आता है। अब माइंडसेट तो वही होता है, जब हम ऑफिस जाते हैं तो ऑफिस में जो भी रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिलती हैं उनकी जिम्मेदारी जिस तरीके से हम लेते हैं लड़के लोग कभी नहीं लेते। और इसीलिए जिस पोस्ट पे या जिस लीडर जहाँ पे लड़की होती है, आप देखना उस टीम की परफॉर्मेंस हमेशा बेटर होगी। जबकि टीम मेंबर्स फीमेल लीडरशिप को एक्सेप्ट नहीं करते इतनी आसानी से, वो क्वेश्चंस उठाते हैं उनके ऊपर। मैंने खुद अपने ऑफिस में देखा है कि जब तक सेम लेवल पे, मान लीजिए एक टीम में 4 लड़के हैं, 1 लड़की है, और जब वो सेम लेवल पे हैं तो बहुत अच्छे से साथ में मिलके काम कर रहे हैं, और गलती से अगर उस लड़की को उन 4 मेंबर्स का बॉस बना दिया गया, आई हैव हर्ड स्टेटमेंट्स लाइक हम एक लड़की को अपना बॉस नहीं स्वीकार कर सकते, हम लड़की से ऑर्डर नहीं लेंगे। अगर उन लड़कों में से किसी एक को बॉस बना दिया गया होता तो उनको कोई परेशानी नहीं होती। तो मैंने देखा कि अगर स्किल डेवलपमेंट करवा दिया जाए, कुछ जो भी उनके अंदर पोटेंशियल है उसको राइज करवाया जाए, तो दीज गर्ल्स कैन एक्चुअली बेनिफिटेड, दे कैन बी बेनिफिटेड मच मोर, और वो जीवन में बहुत ज़्यादा प्रोग्रेस कर सकती हैं, इवन लीडरशिप पोजीशंस पे जा सकती हैं बहुत जल्दी एज़ कम्पेयर टू मेल्स एक्चुअली, क्योंकि मेल्स का तो वो स्किल डेवलपमेंट करवाया गया है। वहाँ से मेरी शुरुआत हुई, और यह आज की बात नहीं है, बहुत पुरानी, 10-12 साल हो गए। तो जैसे मेरे पास ना कंप्यूटर्स, बिकॉज आई वाज इनटू दैट फील्ड, तो मेरे पास कंप्यूटर्स होते थे। तो कहीं पे भी अगर किसी को ज़रूरत है कि अगर एक सिस्टम मिल जाए तो दे कैन प्रैक्टिस एंड दे कैन तो उनको वो अरेंज करवा देना। पुराने सिस्टम्स पड़े होते थे, उनको क्लासेस देना खुद से बुला के कि चलो मैं तुम्हें सिखा देती हूँ। बहुत सारी लड़कियों को, जैसे हमने
इससे पहले वीज़ाज़ में हम हेल्प किया करते थे, गाइड किया करते थे यूके यूएस के। तो कई बार लोग होते थे उनको इंग्लिश आईएलटीएस के एग्ज़ाम देना होता था, तो इंग्लिश का प्रॉब्लम होता था, तो मैंने आईएलटीएस की क्लासेस करवाई। ऐसे ही मैंने कहा चलो मैं सिखाती हूँ, मैं करवा दूँगी तुम्हें। उसके बाद टेक्निकल स्किल्स, कंप्यूटर से रिलेटेड, फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर से रिलेटेड, वो धीरे धीरे बढ़ता रहा। फिर अब तो हम प्रोफेशनली मतलब एक प्रॉपर उसमें, सो वी हैव बैचेस ऑफ 10-12 इंटर्न्स, हम उन्हें ट्रेन करते हैं डिजिटल मार्केटिंग में या फाइनेंशियल सॉफ्टवेयर्स में या ग्राफिक्स में, डिज़ाइनिंग में, जो भी कुछ उन्हें आता है, एंड वी गिव देम इंटर्नशिप्स। और उस इंटर्नशिप के साथ में उनको मतलब पे भी करते हैं ताकि दे कैन बी सपोर्टेड अ लिटिल, एंड मे बी इन 6 months 7 months उनमें से जिन लोगों को हमें ज्वाइन करना है, अगर उनको वो आगे हमारे साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं तो वी गिव देम जॉब्स, और अदरवाइज़ वो जहाँ चाहे वहाँ जाके जॉब्स कर सकते हैं। तो ऐसे करके हम अभी तक अराउंड 50-60 people they have been benefited by this। एंड प्लस मेरा एक ये भी रहता है कि मेरी अपनी कंपनी में भी जो बच्चे आए, फ्रेशर्स हो, जिनको मैं खुद ट्रेन करूं और मैं खुद ट्रेन करके उन्हें उस लेवल पे लाऊं जहाँ पे वो एक्चुअली, चाहे वो मेरी कंपनी में रहें चाहे वो कहीं और, बट दे कैन एक्चुअली मेक अ मार्क, एंड टचवुड आई हैव बीन सक्सेसफुल इन दिस। तो मेरे पास में बिल्कुल फ्रेशर बच्चे आते हैं और 2 साल में वो सिमरन ऐसे हो जाते हैं कि वो 10 साल के एक्सपीरियंस वालों से टक्कर ले सकते हैं। एंड स्पेशली जैसे हमारी मार्केटिंग टीम जो होती है, सो पीपल गेट अमेज जब वो उन बच्चों से मिलते हैं कि वो 22, 23, 24 ईयर्स के बच्चे हैं और वो टक्कर दे रहे हैं इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज़ में जो डिजिटल मार्केटिंग वाले 10-10, 15-15 साल के एक्सपीरियंस वाले बैठे हुए हैं। सो अगेन फिर मैं तो यही बोलूँगी भगवान की ब्लेसिंग है, एंड इफ़ आई एम एबल to even give 1% of my contribution to that person's life, तो मुझे लगता है बस ब्लेसिंग ही है। That's the kind of thing। तब आपकी वो छोटी रुचि खुश होती होगी। तब खुश होती है। बहुत सारी लड़कियां हैं, देयर आर सम ऑर्गेनाइजेशंस, एनजीओज हैं जिनसे हम लोग जुड़े हुए हैं, तो वहाँ पे कुछ लेडीज़, वुमेन, गर्ल्स, तो वो नहीं बढ़ पा रही थी लाइफ में आगे। एक तो वो जुड़ा होता है कि एनजीओ के हैं, अनाथालय में पले हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, तो जो बाकी के लोग होते हैं ना वो उन्हें एक डिफरेंट दृष्टि से देखते हैं। एक नॉर्मल समाज में रहने वाला इंसान जब किसी ऐसे बच्चे से मिलता है जिसका बैकग्राउंड ऐसा रहा है, तो वो उसको नॉर्मली ले ही नहीं पाता। दूसरी एक बात और भी है, जो ऐसे बच्चे होते हैं स्पेशली लड़कियां, देखो वो एक ट्रॉमा से गुजर के आई हैं, माँ बाप का ट्रॉमा, जो अनाथालय में रहे हैं उसका ड्रामा, उसके बाद 18 साल पे निकाल दिया गया उस ऑर्फनेज से भी, उसके बाद सोचो एक 18 साल के बच्चे को निकाल दिया जाए, उसके पास ना खाना है, पीना है, ना रहने का है, कोई उसे किराए पे घर भी नहीं देगा, कोई जॉब भी नहीं है, 12th पास किया है अभी सिर्फ, तो वो पूरी जीवन कैसे जिया है। तो उनका जो बिहेवियर होता है ना वो नॉर्मल नहीं होता, हम लोगों की तरह नहीं होता। वो छोटी छोटी बात पे रिएक्ट करते हैं, छोटी छोटी बात पे रो जाएंगे, छोटी छोटी चीज़ें उनको एकदम से उनके उस ट्रॉमा को बाहर निकाल देती हैं, एंड दिल जस्ट, तो एक नॉर्मल आदमी को समझ नहीं आता। उनको समझना, उनको मेंटोर करना, उनको समझाना कि देखो नॉर्मल दुनिया ऐसी है, तुम ऐसे रिएक्ट करोगे तो तुम अपनी वीकनेस दिखा रहे हो, व्हाई आर यू क्राइंग, दिस इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। हो गया ना, पास्ट था, निकल गया, पास्ट थोड़े ना शेप कर रहा है आपके फ्यूचर को, प्रेजेंट देखो ना अपना कैसा है। आज तुम कम हो किसी से, आज तुम वही कर रहे हो ना जो दूसरा कर रहा है, चाहे तुम कहीं से भी आए हो, दूसरा कहीं से भी आया, एंड फिर वो कॉन्फिडेंस बिल्डअप करना उस इंसान में, और फिर उस इंसान को ग्रो करते हुए देखना, एंड देन कंपेयरिंग दैट पर्सन कि वो 1 साल पहले आपके पास कैसा आया था और आज कितनी हिम्मत से खड़ा हुआ है और अपने जीवन को आगे बढ़ा रहा है। तो बस आई फील कि हाँ, मिल गया जीवन में सब कुछ। दैट्स द काइंड ऑफ। सो रुचि जी, मैं आपकी इस पूरी जर्नी में देयर आर लॉट ऑफ इनपुट्स, लेकिन मैं एक बात यहाँ जानना चाहती हूँ, हम आज विमेंस डे सेलिब्रेट कर रहे हैं, आपके हिसाब से एम्पावर्ड वुमन कौन है, क्या है, और उसमें से 3 कौन सी खास बातें होनी चाहिए? देखो, पहली बात तो वुमेन एक्चुअली एम्पावर्ड है शुरू से ही। When people talk about women empowerment, I don't think women need any empowerment actually. Women are empowered। जैसे अभी हमने बात करी कि हम बच्चियाँ ही होती है ना घर में, पापा आते हैं फट से पानी का गिलास लाते हैं, कितने बेटे लाते हैं,
बहुएं ही होती है ना, जब घर पहुंचती हैं तब घर को, मकान को घर बनाती हैं। किसी जो बच्चे लड़के जो अकेले, एंड आई एम नॉट ब्लेमिंग देम, अगेन वो वायर्ड नहीं होते उस तरीके से। तो कितने बच्चे जो लड़के अकेले रह रहे हैं, उनके कमरे में जाके देख लो क्या किस हालात में रह रहे होते हैं। वो लड़कियां ही होती हैं जो घर को घर बनाती हैं। जहाँ, और हमारे यहाँ तो, हमारे धर्म में, हमारे शास्त्रों में भी, कि यत्र नारेस्ति पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। तो जहाँ लड़कियाँ हैं, जहाँ औरतें हैं और जहाँ उनकी इज्जत है, वहीं लक्ष्मी है, वहीं देवता है। तो लड़कियाँ तो एम्पावर्ड हैं ही। प्रॉब्लम ये है कि लोग उस चीज़ को ना रिकॉग्नाइज नहीं करते और लड़कियों के उस पावर को इनविजिबल रहने दिया जाता है, क्योंकि उनको कहीं ना कहीं पता है कि दे आर एम्पावर्ड। और अगर हमने इस बात का इन्हें एहसास दिला दिया कि हाँ तुम्हारे अंदर वो शक्ति है, तुम जी सकती हो अपने टर्म्स पे, तो फिर ये हमारे अंडर में नहीं रह पाएंगी। And generation to generation, it's not only about males, it's about females also, क्योंकि वो ट्रॉमा लेके वो फीमेल्स बड़ी हुई हैं। तो अब उनको पहली बार, देखो इसको ऐसे समझो कि एक बच्ची ने जब से वो पैदा हुई है तब से पहले वो पिता के अंडर में रही, फिर पति के अंडर में रही, सास ससुर के अंडर में रही। उसको पहली बार मौका मिलता है कि घर में बहू आई है, भाई साहब ये मेरे अंडर में रह सकती है। पहली बार वो रिकॉग्निशन फील होता है कि अब मैं पावर में हूँ, बिकॉज दिस इज द ओनली पर्सन जिस पे वो पावर दिखाया जा सकता है, बाकी तो किसी पे दिखा ही नहीं पाए। सो व्हेन अ पर्सन इज हैविंग दैट काइंड ऑफ अ डीप होल इनसाइड हर, तो वो पावर दिखाने का वो कोई मौका नहीं छोड़ती। सी इट्स ऑल साइकोलॉजी, वो मौका नहीं छोड़ती। डीप अंडर वो समझते हैं कि हम ये गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि वही चीज़ उनके साथ भी तो गलत होती आई, तो उनको क्यों नहीं पता होगा कि ये गलत है। लेकिन क्योंकि उनके साथ गलत होती आई, तो देयर इज़ अ काइंड ऑफ फीलिंग कि यार मैंने भी तो बर्दाश्त किया है। आपने अक्सर ये स्टेटमेंट सुना होगा, जैसे कोई बहू प्रेग्नेंट होती है, जब हमने भी बच्चे पैदा किए थे, हमने तो ये सिर्फ नखरे नहीं दिखाए। नखरे की बात नहीं है, उस वक्त उनको भी ज़रूरत थी उस सपोर्ट की, उस प्यार की, उस मदद की, लेकिन उन्हें नहीं मिली। अब क्योंकि उन्हें वो नहीं मिली, वो ट्रॉमा है उनके अंदर। तो आज जब उनकी बहू अगर ज़रा सा भी एक्सपेक्ट करती है, तो फिर वो वही चीज़ को, वो ट्रॉमा निकल के आता है और वो ऐसे करके बोलती हैं। तो वो जनरेशन टू जनरेशन चल रहा है। हमें एहसास ये दिलाया जाता है कि हम एम्पावर्ड नहीं हैं। बट टुडे आपने 3 चीज़ों की बात करी। मैंने अपने जीवन में जो 3 चीज़ें, अगर मैं किसी को बोलूँगी कि हाउ यू कैन एक्चुअली कोप अप विद दिस, नंबर 1, जो एल्डरली हैं वो ये समझें, इस चीज़ को ऐसे ना लें कि अगर हमने ट्रॉमा लिया है तो हम सामने वाले को देंगे। आप इसको बिल्कुल चेंज कर दीजिए। जो चीज़ हमने सही है, मैं अपनी बेटी या बहू को वो नहीं सहने दूंगी। आई विल बी देयर फॉर हर। मुझे नहीं मिला तो क्या बात हुई, वो जो मुझे नहीं मिला मैं वो बन के दिखाऊंगी। You don't need a person to support you. You be that person who's supporting the other people. तो वहाँ पे जो कंटेंटमेंट है वो अलग है। इस चीज़ को आप जब बात करोगे, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि देखो, एक देने की खुशी होती है, एक लेने की खुशी होती है। ज़्यादातर लोग लेने में खुशी महसूस करना चाहते हैं और करते हैं, राइट? और एक देने वाली खुशी होती है। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो देने में खुशी महसूस करते हैं। अब लेना जो है ना, वो अपने हाथ में नहीं होता। मैं अगर तुमसे अभी कुछ चाहूँ तो ये तो तुम्हारे हाथ में है ना, तुम मुझे दो या ना दो। तो अगर मैं लेने में खुशी महसूस कर रही हूँ तो मैं 99% दुखी रहूँगी, क्योंकि मुझे मिलेगा ही नहीं। लेकिन देना मेरे हाथ में है। अगर मुझे तुम्हें कुछ दे के खुशी मिल रही है तो वो देना मेरे हाथ में है ना, मैं उठा के दे दूँगी। तो जब देना आपके हाथ में है और खुशी आपको देने में महसूस हो रही है, तो आप 99% खुश रहोगे, क्योंकि देना आप जब चाहो दे सकते हो। आप दे दो, खुश हो जाओ। एंड एक्चुअली ये मैं केवल बोलने के लिए नहीं बोल रही हूँ, दिस इज़ समथिंग आई लिव अपॉन। मैं जब ज़्यादा खुश होती हूँ, वो वही टाइम होता है जब मैं एक्चुअली कंट्रीब्यूट कर रही होती हूँ किसी भी तरीके से। इट्स नॉट ओनली अबाउट मनी, नॉलेज, मॉरल सपोर्ट, मेंटरशिप, इमोशनल सपोर्ट। आप किसी भी चीज़ में खड़े हो सकते हो किसी के साथ, और उसकी लाइफ में अगर आपने इतना सा डिफरेंस डाल दिया तो वही बहुत बड़ी बात है। आप खुद भी एम्पावर्ड हुए, आपने दूसरे को भी एम्पावर किया, राइट? एंड द थर्ड थिंग वेरी इंपॉर्टेंट है कि देखो, एक्सटर्नल वैलिडेशन से ना कभी खुशी नहीं मिलेगी।
जब तक आप ये ढूंढते रहोगे कि यार मैं ऐसा कर दूं तो शायद ये मेरी तारीफ़ करेगा, मैं ऐसा कर दूं तो शायद ये कहेगा कि हाँ हाँ तुम बड़े अच्छे हो, कुछ नहीं, कोई नहीं कहेगा। अगेन हर कोई जानता है कि आप अच्छे हो, आप किसको प्रूव कर रहे हो? आप अगर अच्छे हो तो एवरी सिंगल पर्सन नोज कि आप अच्छे हो, बट वाई दे विल नॉट एक्सेप्ट इट, कि उनके दिमाग में ये है कि अगर हमने इसको बोल दिया कि यार तुम तो बहुत अच्छे हो, तुम्हारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट, तो इसका ईगो बढ़ जाएगा या फिर ये वो चीज़ें नहीं करेगा। तो हम इसको जितना दबा के रखेंगे, इसको हम जितना बोलेंगे कि अरे ये कुछ खास थोड़े ना है, तो ये हमारे अंडर में रहेगा। See, in a family, I'll give you examples. In a family, a husband will never appreciate the contributions of the wife because पूरी सोसाइटी उसके दिमाग में ये डाले हुए है कि अगर तुमने बीवी की तारीफ कर दी तो सिर पे चढ़ जाएगी, वो तुम्हारी सुनेगी नहीं फिर। तो वो कितना भी कुछ भी कर ले, बाहर ऑफिस में इधर उधर उसकी कितनी भी तारीफ होगी, घर में ना उसको बिल्कुल दबा दिया जाएगा कि अरे कुछ खास थोड़े ना यार, कर लिया तो क्या कर लिया, सब करते हैं। तो हमारे ऑफिस में तो अक्सर ऐसा होता है। तो रियल खुशी कब महसूस होगी? जब आप अपनी वर्थ पहचानोगे, जब आप ये समझोगे कि जो मैं हूँ मैं उससे खुश हूँ या नहीं। मुझे फ़र्क नहीं पड़ता कौन खुश है मुझसे या नहीं है। आप खुश नहीं हो, आप अपनी लाइफ में खुश हो, हम अपनी लाइफ में खुश हैं, बट मुझे पता है कि मैं खुश हूँ खुद से। वाई? बिकॉज दैट लिटिल गर्ल जो शायद एक गुड़िया पाने के लिए भी सिर्फ दुकान में देख के घर वापस आ जाती थी, इतनी हिम्मत नहीं पड़ती थी कि पेरेंट्स को बोले कि मुझे ये खिलौना चाहिए, क्योंकि पता है कि वो अफोर्ड नहीं कर सकते। आज 100 बच्चे खड़े हो जाएं और अगर उन्हें खिलौनों की ज़रूरत हो तो आई कैन प्रोवाइड इट टू देम। सो दैट जर्नी फ्रॉम वहाँ से लेके यहाँ तक का, आई नो आई एम वर्थ इट, और मैंने वो अपनी मेहनत से किया है, कोई मुझे दे के नहीं गया है। सो आई एम हैप्पी विद माई सेल्फ। तो कोई वैलिडेट करे या ना करे, आई डोंट केयर, मैं खुश हूँ, अपने आप से खुश हूँ, बात ही ख़त्म हो गई। बहुत ही खूबसूरती से आपने बताया कि औरत को एम्पावर्ड होना ही नहीं है, वो तो पैदाइशी एम्पावर्ड है। एंड व्हाट अ पावर दैट आई गॉट व्हेन आई हर्ड दिस। और ये बात सच है क्योंकि हम अपनी ही शक्तियाँ भूल जाते हैं। और वो कहते हैं ना कि हनुमान जी को भी बतानी पड़ती है कि आप में शक्ति है, तो हम औरतों को भी हमें सब कुछ है, इट्स जस्ट दैट कि हमें रियलाइजेशन नहीं होती। पर हाँ, यहाँ पे मैं व्यूअर्स, क्योंकि हमारे सिर्फ महिलाएं दोस्त नहीं देख रही, हमारे बहुत ही पुरुष साथी देख रहे हैं, यहाँ पे हमारा किसी भी फ्रेटर्निटी को लेके ये नहीं है कि हम वी आर प्रोटेस्टिंग और सेइंग एनीथिंग अगेंस्ट द मेल पीपल। नो, इट्स जस्ट दैट हम अपनी ही साथी लोगों को जगा रहे हैं कि अगर आप सोए हुए हो, अगर आपको लगता है कि आप एम्पावर्ड नहीं हो, तो आप पैदाइशी एम्पावर्ड ही हो। एंड आपने बहुत खूबसूरती से सब कुछ बताया। और ये क्या है ना कि हमारे जो हमारी इंडियन कल्चर में ये होता ही आया है। इनफैक्ट देयर आर टाइम्स कि हमने फॉरेन कल्चर में भी ये देखा है कि वुमेन को कहीं ना कहीं सप्रेशन मिलती ही है। सो इतना कुछ मैंने आपसे आज यहाँ जाना। अब जाते जाते, क्योंकि बातें तो आपने इतनी एडवाइजेस दी हैं, इतना कुछ बताया जिससे कि इट इज़ एन वेरी एम्पावरिंग एपिसोड, लेकिन जाते जाते कुछ ऐसे एडवाइजेस उन सभी महिलाओं के लिए जो अपने आप को अभी भी सोचती हैं घर बैठ के कि क्या मैं काम कर सकती हूँ, क्या मैं बाहर निकल के अपने आप को सेल्फ रिलायंट बना सकती हूँ, आपकी क्या एडवाइस है? एक शेर है, सबने सुना होगा कि कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं हो सकता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। बस वहीं पे आना है, पहला स्टेप लो। डोंट वेट फॉर द राइट टाइम, राइट मोमेंट, राइट कंडीशंस, क्योंकि राइट तो कभी कुछ होता नहीं है। सी दिस वर्ल्ड, दिस यूनिवर्स इज़ केओस, बेसिकली केओस है ना। कभी किसी पेड़ के पत्ते एक जैसे अलाइंड होते हैं? नहीं होते हैं, हर दिशा में होते हैं, लेकिन फिर भी उसी पेड़ पे चिड़िया घोंसला बनाती है, वहीं अपना बच्चे पैदा करती है, वहीं से उसके बच्चे उड़ जाते हैं, राइट। तो वो दुनिया तो केओस में ही है। उसी केओस में आपको अपना पहला स्टेप उठाना होगा, और ये जानते हुए उठाना होगा कि यूनिवर्स आपके साथ है। सी दिस यूनिवर्स इज़ ऑल अबाउट ग्रोथ। हर चीज़ छोटी पैदा होती है और फिर बढ़ती है, राइट। बीज डालो पेड़ बनेगा, बच्चा छोटा पैदा होता है, बढ़ता है। तो यूनिवर्स हमेशा आपको ग्रोथ में मदद करेगा, क्योंकि वो उसका बेसिक कंडीशन है। आपको अपना पहला स्टेप उठाना है, और आप जैसे ही स्टेप उठाएंगे ना, ऑटोमेटिकली कंडीशंस ऐसी क्रिएट होती चली जाएंगी कि यू विल फील कि मैजिक हो रहा है, रोज़ाना मैजिक होगा, रोज़ाना मिरेकल्स होंगे, एंड यू विल प्रोसीड एंड सक्सीड इन लाइफ 110%। फॉर अ वंडरफुल एडवाइस। एक
कदम लेने की ज़रूरत है एंड फिर तो कुदरत भी आपका साथ देती बिल्कुल। है। बहुत ही खूबसूरती से आपने हर एक बात को हमें बताया है और मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि मेरा दिल से तहे दिल से धन्यवाद है कि आप यहाँ आए, आपने अपना वक्त निकाला और अपनी ज़िंदगी के Thank you. इतनी चुनिंदा बातें, इतनी स्पेशल मोमेंट्स को हमारे साथ शेयर किया। Thank you so much actually. थैंक यू मैम। और माय डियर व्यूअर्स, मैं ज़रूर जानती हूँ कि ये पूरा एपिसोड आप लोग बहुत ध्यान से देखेंगे और नहीं देखेंगे तो आपका ही नुकसान है। प्लीज़ आप जिस तरह से प्यार भेजते आए हैं फिर से हमें बताइए आपको कैसा लगा। अगर आप भी चाहते हैं अपनी इस खास बात को हमारे साथ शेयर करने के लिए तो किस बात का इंतज़ार, जल्दी से आप हमें यहाँ लिख दीजिए। और हाँ, अगर आप मैम से भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो मैम के नंबर्स यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो रहे हैं, यू कैन स्पीक विद हर एज वेल। तब तक के लिए मैं आपसे गुड बाय कहती हूँ, बट प्रॉमिस करती हूँ आई विल बी बैक सून। हैप्पी इंटरनेशनल वुमेन्स डे।